डिबेटर बने तर्क ज्ञान के वीडियो लेक्चर सीरीज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो कि निश्चित तौर पर डिबेट से ही जुड़ा हुआ है। और वह विषय क्या है इसके बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले अनुरोध जो कि मैं आपसे हर वीडियो में करता हूं वो यह कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि कुछ और जानना चाहते हैं आप तो कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानेंगे डिबेटर बने की वीडियो लेक्चर सीरीज के इस अंक की खास बातें। डिबेटर बने वीडियो लेक्चर सीरीज को देखने के बाद कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उसमें से एक प्रतिक्रिया यह है कि किसी ने मुझसे पूछा कि आप हमें यह भी बताएं कि जब हम पार्लियामेंट्री डिबेट में जाते हैं, संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में जाते हैं, तो हम निर्णायक के तौर पर जाते हैं। क्योंकि मैंने अनुरोध किया था कि यदि आप निर्णायक के तौर पर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भी लिखें, और आपने लिखा है तो उस पर आज वीडियो बनाई जा रही है। तो उन्होंने बोला कि आप हमें कुछ एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ तकनीकी पहलुओं के बारे में बताएं या फिर हम उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं इस बारे में बताएं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे बेहतर एजुकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर आप डिबेटर, निश्चित तौर पर आपने डिबेट की हुई है और इसलिए आपको एक निर्णायक के तौर पर प्रतियोगिताओं में बुलाया जा रहा है। आज हम सिर्फ संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने निर्णयन को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। अगर हम निर्णायक के तौर पर गए हैं तो हम अपने निर्णयन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, अर्थात कि अगर हम गए हैं वहां पर जज बनकर तो हम कैसे अच्छा निर्णय दें, इस बात का प्रयास हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको निष्पक्ष रहना है। यह कहना सही नहीं होगा। आपको तर्क के साथ रहना है, निष्पक्ष रहना नहीं है, आपको तर्क के साथ रहना है। जहां तर्क उचित है, जहां तर्क मजबूत है, उस तरफ ही आपका निर्णय होना चाहिए। एक बात ये ध्यान रखनी है कि निष्पक्ष नहीं रहना है, आपको तर्क के साथ रहना है। जिसका तर्क अधिक मजबूत है, जिसके तर्क ने सामने अपने प्रतिद्वंदी के तर्क को काट दिया है, उस तर्क के साथ आप जाएंगे तो एक स्टेप ये हो जाता है कि आपका निर्णय बेहतर होगा। निष्पक्ष रहने की आजकल वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है थोड़ा सा कि बैलेंस करते नहीं नहीं, आप भी ठीक थे, आप भी ठीक थे, ऐसा नहीं करना है। तर्क यहां मजबूत है, आपके इस तर्क ने प्रतिद्वंदी के तर्क को काटा है, इसलिए आप मजबूत स्थिति में हैं। और सामने वाले को कि आपके तर्कों में ये कमी रही, इसलिए आप सामने वाले प्रतिद्वंदी की तर्क को नहीं काट पाए, इसलिए आप मजबूत स्थिति में नहीं है। एक बात ये ध्यान रखें। दूसरी कि चूंकि आप डिबेटर रहे हैं इसलिए आप निर्णायक के तौर पर आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आप जब वहां जाएं तो जो वाद विवाद हो रहा है वह आपको ध्यान से सुनना है। अब हम जब संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता की बात करना है, खास तौर पे हिंदी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता की, सबसे पहले सुनना है और तर्क के साथ जाना, ये सामान्य बात है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या उसमें कुछ तकनीकी पहलू हो सकते हैं। जी हाँ, तकनीकी पहलू होते हैं। ध्यान रखना है कि अगर नेता पक्ष आते हैं और नेता पक्ष या डिबेट को ओपन करते हैं, मूल बिंदुओं को बताते हैं पक्ष की तरफ से, विषय का भार क्या है, विषय में उनकी मजबूती क्या है। अगर ढांचागत वाद विवाद है तो वो कुछ मॉडल देंगे, व्यवस्था देंगे कि ये व्यवस्था हम कर सकते हैं, ये व्यवस्था नहीं, अगर इस व्यवस्था में ये कमी आती है तो हम इसका यह उपाय कर सकते हैं। तो ढांचागत अगर विवाद है तो पहले तो आपको खुद निर्णय के तौर पर खुद ही पता करना चाहिए कि यह वाद विवाद ढांचागत मॉडल की मांग करता है या सैद्धांतिक बहस है। तो इस पर बात कर, ये हमें समझना चाहिए। तो पहला कि अगर नेता पक्ष आते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द डिबेट जो कि ओपन करते हैं डिबेट को, उन्हें अपने मूल बिंदुओं को रखना पड़ेगा, अपने भार को बताना पड़ेगा, और एक महत्वपूर्ण बात होती है कि सदन को परिभाषित करना पड़ेगा। अब ये सारे काम नेता पक्ष करेंगे। दूसरा, अगर नेता विपक्ष आते हैं, अब इसमें
संयोग वाली बात होती है। अगर नेता पक्ष ने सदन डिफाइन नहीं किया है या विषय में भी डिफाइन नहीं है, सदन ओपन था लेकिन नेता पक्ष ने सदन डिफाइन नहीं किया, तो विपक्ष, नेता विपक्ष का यह अधिकार है कि वो आकर सदन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और यदि ढांचागत मॉडल की मांग की गई है वाद विवाद में, विषय में, और पक्ष वाद ढांचागत मॉडल नहीं देता है, तो नेता विपक्ष आकर ढांचागत मॉडल नहीं दिया है इसकी बात कहते हुए अपनी तरफ से व्यवस्था बता सकते हैं कि हम ये व्यवस्था कर सकते हैं जो सरकार या जो नेता पक्ष कह रहे हैं उनकी व्यवस्था हम नहीं स्वीकार करते हैं। एक तो ये बात। दूसरा, यहां ध्यान रखेंगे कि मूल बिंदु नेता पक्ष के द्वारा कहे जाते हैं, भार तो नेता पक्ष को ही लेकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्य भार उपनेता लेकर आएंगे, मुख्य भार नेता को ही लेकर आना है। नेता विपक्ष का काम है कि नेता विपक्ष आएंगे, निर्णायक के तौर पर हमें ध्यान रखना है कि क्या नेता पक्ष ने सारी बातें, जो मूल बातें हैं, विषय का भार, सदन को बनाया और विस्तार से अपनी बात को समझाया या नहीं बताया, या उनका जो कोर बर्डन है उसको उन्होंने कैरी किया, उसके बिंदु रखे या नहीं रखे, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। दूसरा, नेता विपक्ष आते हैं तो नेता विपक्ष की स्पीच में हमें ये निर्णायक के तौर पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो नेता पक्ष ने बातें कही हैं, नेता विपक्ष उनका काउंटर करके अपनी बात रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, या फिर वो समानांतर बहस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर नेता पक्ष ने एक बहस की शुरुआत की और एक मॉडल दिया है, तो विपक्ष आए और उस मॉडल को छुए बिना अपना एक अलग मॉडल प्रस्तुत कर दे, तो ध्यान रखेंगे इसमें पक्ष विजयी होगा, विपक्ष विजयी नहीं होगा। क्योंकि विपक्ष के लिए अनिवार्य है कि वो पक्ष के रखे गए ढांचे को पहले वो तोड़े और फिर उसके बाद अपनी बात रखे, तब जाकर विपक्ष के लिए जगह बनेगी। अन्यथा पक्ष ने जो बातें कही हैं, ध्यान रखेंगे, पक्ष द्वारा कही गई बात या तर्क को यदि विपक्ष नहीं काटता है तो वो तर्क स्थापित माना जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी होती है निर्णायक के तौर पर कि यदि पक्ष ने कोई बात कही है और विपक्ष उस बात का काउंटर नहीं कर रहा, उस तर्क को नहीं काट रहा है, नहीं छू रहा है, तो वह बात स्थापित मानी जाएगी सदन में। और ये काम मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि अगर नेता पक्ष ने बातें कही हैं तो नेता विपक्ष को उसका खंडन करना है। ऐसा नहीं कि उपनेता विपक्ष आएंगे और नेता पक्ष की बात का खंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये तकनीकी पहलू है। दूसरा, उपनेता आते हैं। उपनेता का काम है रिस्टोर करना। नेता पक्ष ने जो बातें कही, नेता विपक्ष ने उसका खंडन किया और नेता विपक्ष कुछ अपनी बात लेकर आए, तो उपनेता पक्ष का दायित्व तो यहां पर बढ़ जाता है। और निर्णायक के तौर पर हमें यह ध्यान रखना होता है कि नेता उपनेता पक्ष क्या अपने नेता की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं या नहीं। जो डैमेज किया है नेता विपक्ष ने उसको वो रिस्टोर कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, नेता विपक्ष द्वारा रखी गई बात को उपनेता पक्ष काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। अगर नहीं काट रहे हैं तो नेता विपक्ष की बातें जो हैं स्थापित रह जाएंगी, तो उन्हें ये काटना पड़ेगा। अब हम एक सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए कि नेता पक्ष ने जो बातें कही, नेता विपक्ष आए और उन्होंने पक्ष की बातों को काउंटर किया, और उपनेता की जो बात है, नेता पक्ष जब आते हैं तो वो नेता विपक्ष की बातों का काउंटर नहीं करते हैं और अपनी ही बातों को स्थापित करते हुए चले जाते हैं। तो यहां पर पक्ष के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो विपक्ष ने प्रश्न उठाए हैं, प्रश्न का जवाब देना उपनेता पक्ष का काम है, तो ये जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात। तो ये तकनीक हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब उपनेता आ रहे हैं तो क्या उन्होंने नेता पक्ष की बातों का जवाब दिया, अपने आप को रिस्टोर किया अपने पक्ष को, या नहीं किया। और अगर कुछ नए बिंदु हैं, जैसे नए बिंदु पर लेकर बहुत बहस होती है, तो उपनेता पक्ष नए बिंदु ला सकते हैं। इवन अगर वो आपके कोर बर्डन को भी एक्सटेंड करता है तो भी आप नए बिंदु ला सकते हैं। एक बात और हो सकती है, जैसे अगर ढांचागत मॉडल है, सैद्धांतिक बहस ही है, और नेता विपक्ष अगर कोई ऐसी बात उठा देते हैं जैसे पक्ष को लगता है कि नहीं नहीं, अगर हम इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लें तो चीजें ठीक हो सकती हैं, तो उपनेता को यह बताना पड़ेगा कि हमारे कहने का आशय ये था और जो इन्होंने प्रश्न उठाया है उसके अनुसार हमारी बात ये रह गई थी, अभी हम उसमें इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अगर आप इतना करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर मॉडिफाई करने के बाद फिर वापस नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने नेता पक्ष की बात में मॉडिफाई कर दिया है तो आप फिर वापस नेता पक्ष, क्योंकि जो आप
अंतिम बात कह रहे हैं वही बात सही मानी जाएगी। वापस ऐसा नहीं, दो बातें नहीं कह सकते कि हमने पहले ऐसा कहा था अभी हम ऐसा कह रहे हैं तो दोनों सही होगा, दोनों सही नहीं होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है निर्णायक की, कि जब चौथे स्पीकर आते हैं तो यहाँ पर हमें तकनीकी पहलुओं का भी ध्यान रखना होता है। क्या कि यदि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में चौथा व्यक्ति आ रहा है, चौथे वक्तव्य देने के लिए उपनेता विपक्ष आ रहे हैं, और उपनेता विपक्ष किसी भी प्रकार का नया बिंदु लेकर आते हैं। नया बिंदु कहने से मतलब ना तो वो नेता पक्ष की बात में आया, ना तो नेता विपक्ष की बात में आया, ना तो वो उपनेता पक्ष की बात में आया। और जब उपनेता विपक्ष आ रहे हैं तो वो नया बिंदु लेकर आते हैं, तो ध्यान रखें निर्णायक के तौर पर हम उस नए बिंदु को मार्क नहीं करेंगे स्पीच के दौरान। अगर उस नए बिंदु को उठाकर विपक्ष वापस से पक्ष को पूछता है प्रश्नोत्तरी में, तो हम उसको मार्क कर सकते हैं अगर पक्ष उसमें इंगेज होता है। और अगर इंगेज नहीं होता है, या फिर क्योंकि प्रश्नोत्तरी में आपके पास कम समय होता है, जवाब नहीं दे सकते हैं विस्तार से, और उपनेता विपक्ष को नया बिंदु लाना इसलिए वर्जित माना जाता है या फिर उसको कंसिडर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि पक्ष के पास कोई स्पीकर नहीं बचता है कि वो उसका जवाब दे सके। इसलिए पक्ष उपनेता पक्ष को बहुत सावधान रहने की कोशिश, उनको करना क्या होता है, हमें ध्यान रखना होता है निर्णायक के तौर पर कि उपनेता विपक्ष आए हैं तो उन्होंने नेता पक्ष की बात, उपनेता पक्ष की बात और अपने नेता विपक्ष की बात, तीनों को, तीनों का जो सार है उसको रखते हुए अपनी बात, अब नेता विपक्ष कैसे मजबूत है, विपक्ष का आर्गुमेंट कैसे मजबूत है, ये साबित करना होता है, एक बताना होता है। उसके बाद प्रश्नोत्तरी में हमें ध्यान रखना यह होता है निर्णायक के तौर पर कि यदि प्रश्नोत्तरी में जो टीम अपने प्रश्नों द्वारा सामने वाली टीम के तर्कों को धाराशाही करने की कोशिश कर रही है और अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश करने के लिए प्रश्न पूछ रही है, ये प्रश्न हमें ध्यान रखना है। अगर कोई इधर उधर का प्रश्न पूछ रहा है उसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। विषय जो वाद विवाद जो वक्तव्य हुए हैं उनसे जुड़े हुए अगर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन करें, प्रश्न क्या है, जवाब क्या है, किससे पूछा गया, किससे नहीं पूछा गया। अन्यथा अगर वो कुछ और पूछे जा रहे हैं या फिर वो रील बना रहे हैं तो वो आपको जो है नोट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि तब आप सुनेंगे कि ये क्या, जैसे कुछ होता है कि हाँ उन्होंने पहले चार प्रश्न छोटे छोटे पूछे कि इनका हम शेपिंग करें पहले, उसके बाद हम इनसे काउंटर बढ़िया पूछेंगे। तो वो जो शेपिंग करने वाले क्वेश्चन है वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो उनका महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो आप लिख लीजिए। जैसे उन्होंने पूछा कि रोड ऐसे जाती है तो हाँ ठीक है, रोड पे गाड़ियां चलती है हाँ ठीक है, तो ये सब नहीं लिखना है। उसके बाद जो विषय से जुड़ा हुआ अगर वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो आपको लिखना होता है और उसका मार्क होता है। अब उसका एनालिसिस करना होता है कि जो पक्ष ने बातें कही, जो विपक्ष ने बातें कही, उसके अनुसार ये जो प्रश्न है और प्रश्न का जो जवाब है वो कहाँ खड़ा होता है। तो ये हमें निर्णायक के तौर पर ध्यान रखने होते हैं। अंतिम चरण होता है प्रत्युत्तर भाषण का। निर्णायक के तौर पर हमें ध्यान रखना होता है यदि हमें लगता है कि पक्ष भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और विपक्ष भी मजबूती से उसका सामना कर रहा है, तो तथ्यों तर्कों में क्लैरिटी हो जाए, हमारे पास सब लिखा हुआ है लेकिन क्लैरिटी हो जाए, इसके लिए हम डिमांड कर सकते हैं कि आप लोग प्रत्युत्तर भाषण दें। यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं सब क्लियर कट है तो आपको प्रत्युत्तर भाषण लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें प्रत्युत्तर भाषण में भी यदि कोई नया बिंदु लेकर आता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। अब कोई पूछ सकता है कि क्या नए बिंदु लाने पर नेगेटिव मार्क कर सकते हैं, तो हम नेगेटिव मार्क नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि प्रत्युत्तर भाषण सिर्फ क्लैरिटी के लिए होता है कि हमने क्या बात कही, पक्ष क्या बात कह रहा था या विपक्ष क्या बात कह रहा था, हमने प्रश्न ये पूछा जवाब ये आया और ये सब। और टीम्स को ये एक सलाह कंट्रोल करने के लिए कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दें, और आप ये ध्यान रखें कि जो प्रश्न पूछा गया जवाब उसका दिया गया या गोल मटोल कर दिया गया। ये निर्णायक की जिम्मेदारी होती है कि जब भाई आपने जो जवाब दिया है, जो उनका प्रश्न था उसका जवाब तो नहीं दिया आपने, आपने तो कुछ और कह दिया। ये ध्यान भी निर्णायक को रखना होता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्णायक को लेकर क्या उसकी मनोदशा होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर अभी जो प्रतियोगिताएं आ रही हैं उसके में निर्णय कैसे करें इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना है और उम्मीद करता हूं इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रश्न है निर्णय को लेकर
या निर्णायक कैसे अपने को बेहतर कर सकते हैं संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में, इस विषय से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, निश्चित तौर पर उसका जवाब आप तक पहुंचेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो लेक्चर सीरीज जारी रहेगी। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो। धन्यवाद।